अस्सलाम वालेकुम। ईरानियन अटैक्स के बाद की जो सिचुएशन है, आज उसका जायज़ा लेने के लिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ है। पाकिस्तान के लिए ये मामला जो हैं बड़े तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान उसके ऊपर रखता है। जो कुछ भी ईरान के अंदर हुआ, पाकिस्तान की सिक्योरिटी बराह रास्त इस खित्ते की सूरत हाल से जुड़ी हुई है। तो जो कुछ ईरान के अंदर हो, हम मुस्लिम उम्मा का नाम अगर ना भी लें तो हमारी नेबरिंग कंट्री होने की वजह से हमारे सिक्योरिटी के ऊपर जो भी मामला सामने आएंगे वो हमें उसके ऊपर एक बड़ी पावरफुल पोजीशन इख्तियार करनी पड़ेगी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने आज जब इजलास ख़त्म हुआ तो उसने एलामिया के अंदर इसराइली हमलों की मज़म्मत की है, लेकिन अमेरिका की मज़म्मत नहीं है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। दो तकसीम मुझे नज़र आई हैं इस स्टेटमेंट के अंदर। इसराइल के हम कह रहे हैं बड़ा कॉन्डेम करते हैं, और अमरीकी जो अटैक है उसको कह रहे हैं कि 22 जून का जो अटैक है वो बैनुल अक़वामी क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जी है। तो हमें साथ उसके भी मज़म्मत करनी चाहिए, क्योंकि ईरानियन प्रोग्राम अगर ये इस्टेब्लिश हो जाए कि उसने NPT की वायलेशन की है, ईरान NPT का मेंबर कंट्री है, इसराइल NPT का सिग्नेटरी नहीं है, तो अगर उसने NPT की ख़िलाफ़ वर्जी की हो तो फिर तो आप उसको कहें कि अमेरिका ने जो काम किया था, ये NPT की वायलेशन हो रही थी, वहाँ डिवाइस बन गई थी, धमाका होने वाला था। वो अगर चीज़ इस्टेब्लिश नहीं हो तो हमें अमरीकी हमलों की पुरजोर अंदाज में मज़म्मत करनी चाहिए, उसका नरमी इख्तियार नहीं करनी चाहिए। वो पहले इराकी प्रोग्राम तबाह कर चुका है इसराइल, फिर अब उसने ईरानियन प्रोग्राम पे अटैक किया, और इस अमेरिका की मुकम्मल अशीरबाद पुष्ट पनाही और फिर अखीर अमेरिकी जहाज़ों के हमले के बाद वो काम आगे चल पड़ा है, एस्केलेशन लेवल आगे चली गई है। तो ये मामला रुकेगा कहाँ पर? मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं उनको भी एक पोजीशन लेनी पड़ेगी। अमेरिकी दबाव के नीचे ट्रंप की जो पहली हुकूमत थी, इन्होंने इसराइल को धड़ाधड़ मानना, उसको तस्लीम करना, एक्सेप्ट करना, डिप्लोमेटिक टाइज़ उसके साथ इस्टेब्लिश करना, उस पर दौड़ लगाई हुई थी। UAE ने तो अपने मंदिर तक खोल लिए वहाँ पर। तो हमें मुसलमान मुल्कों को बाज़ मामलात के अंदर जो इस्लामी तालीमात हैं उसको भी और इस रीजनल सिचुएशन को भी सामने रखते हुए आपस में मिलना चाहिए 50-55 मुल्कों को, और मिल के किसी सिक्योरिटी के ऊपर लाहे अमल के ऊपर काम करना चाहिए। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, इनको तो हर सूरत में एक रीजनल अलायंस के अंदर चाइना के साथ मिलकर एक ऐसी सूरत हाल के ऊपर काम करना चाहिए कि अगर इंडिया और इसराइल दोनों पाकिस्तान के लिए या सऊदी अरब के लिए या तुर्की के लिए कल को चैलेंज बनते हैं तो ये चारों मिलकर कैसे मुकाबला करेंगे। आज अगर काम शुरू करेंगे तो 2-4-5 साल बाद आपके सामने एक ऐसा सिक्योरिटी प्लान होगा जिसको आप मरबूत तरीके से लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अगर इंतज़ार करते रहेंगे तो वो जो कुछ बाकी मुल्कों के साथ हो रहा है, कहीं अरब स्प्रिंग के नाम के ऊपर कभी वो कहते हैं लिबरेट करने आए, आपको डेमोक्रेसी बहाल करने आए हैं, कहीं कहते हैं यहाँ वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन थे, यहाँ पर न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर ढूंढ रहे हैं अभी तक कि वो डिवाइस का है, जिसका अमेरिकी इंतज़ामिया भी कहती है यकीन नहीं है कि ईरान के पास हथियार था या नहीं। और 3 फैसिलिटीज़ के ऊपर वो बॉम्बिंग करने के बाद भी स्टेटमेंट ये है कि ये बहुत डैमेज कर दिया हमने उसको, लेकिन अभी पता नहीं है कि वो जो एनरिच्ड यूरेनियम थी वो तबाह हो गई है कि नहीं। तो ये एम्बिग्युइटी एक मुल्क को तबाह करने के बाद भी आपकी कायम है, तो फिर आप करने वहाँ क्या गए थे, क्यों अटैक किया आपने? सिविलियन जो कैजुअल्टीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा तादाद में हुई हैं। पहले हम गज़ा में ये सूरत हाल देख रहे हैं, अब आप ईरान के अंदर ये सूरत हाल देख रहे हैं, तो ये कहीं एंड तो इसका होना है ना, वो स्टॉप कहाँ लगेगा? आज जो प्रोग्राम में हमारे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में जनरल तारिक रशीद साहब हैं, मारूफ डिफेंस एनालिस्ट हैं, एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब मारूफ डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ हैं, दोनों को खुश आमदीद कहते हैं। जनरल तारिक साहब, जो ईरानियन सिचुएशन जिस तरीके से डेवलप हो रही है, और ख़ास तौर पर 22 जून वाला जो अमेरिका का अटैक है, उसके बाद ये मामला रुकेगा कहाँ जाएगा? कि बस ख़त्म हो गया, अमेरिका ने हमला कर लिया, या आज दोबारा इसराइल ने अटैक किया, या आगे से आगे काम चलता जाएगा? देखिए, अमेरिका ने तो बड़ा क्लियरली कहा है कि अब ईरान को चाहिए कि हथियार डाल दे और अनकंडीशनल सरेंडर कर दे। अब ईरान इस स्टेज तक पहुँच गया देखिए, और ईरान को इसका जवाब देना होगा। क्या करे ईरान? जैसे आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब ने कहा कि हम पे हमला हुआ है, हम जो अमेरिकन यहाँ पे फोर्सेस मौजूद हैं, हम उन पे बड़ा सख्त और पेनफुल जवाब देंगे। अब देखिए, इनके 5 बहरी बेड़े इस अटैक में उन्होंने आके तमाम जगहों से ईरान को घेरा हुआ है। 2 पर्शियन गल्फ़ के अंदर हैं, एक अरेबियन सी में है, एक रेड सी में है, और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी में है। और जैसे आपको पता ही है कि कितनी ज़्यादा इनकी डिप्लॉयमेंट वहाँ पे 13,000 ट्रुप्स इनके कुवैत में हैं, 10,000 एयरफोर्स के लोग कतर में हैं, और 7,000 बहरीन में हैं, 3,500 से 4,000 UAE में हैं। सऊदी अरब में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, बट वहाँ भी इनके बेसिस हैं, और उनको जैसे है एयर टू एयर फ्यूलर वगैरह हैं, रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट हैं, तो एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे आ चुकी है। अब ये देखिए, ईरान अगर इसके पास किसी किस्म का न्यूक्लियर डिवाइस नहीं था, जो कि मैं पिछले 2 दिहाइयों से ये बातचीत चल रही थी कि ईरान बहुत नज़दीक है, इसराइल भी कहता रहा, अमेरिका भी कहता रहा, यूरोपीय यूनियन वाले भी कहते रहे कि ईरान बहुत नज़दीक है न्यूक्लियर डिवाइस बनाने के।
अब 2 दिहाइयाँ गुजर गई, वेयर इज दैट न्यूक्लियर डिवाइस? और अगर ईरान नहीं बना रहा था तो इस हद तक आने की क्या ज़रूरत थी? सर 1996 से नेतन्याहू के बयानात हैं, हमने एक प्रोग्राम में पहले चलाए हैं जिसमें वो पूरी दुनिया को कह रहा है कि बस 2 हफ्ते का मामला है, इनकी डिवाइस बनने वाली है। लेकिन IAEA से जो वो राफेल का बयान है उसने बड़ा क्लियरली बगैर किसी एम्बिग्युइटी के कहा है कि इनके पास वेपन ग्रेड की यूरेनियम नहीं है। बिल्कुल ना हम ये कह रहे हैं कि डिवाइस बना रहे हैं। उसने 3-4 इंटरव्यूज दिए अमेरिकन चैनल्स के ऊपर बैठ के, उसने कंप्लीटली पुरजोर अंदाज में इस चीज को डिनाई किया कि वहां पे वेपन बनने जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल वो कह रहा था सिर्फ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हम तो उसकी बात कर रहे थे। ये कब कहा है हमने कि उसके पास डिवाइस है? तो इतना बड़ा मुल्क तबाह कर दिया सिर्फ शक की बुनियाद के ऊपर। अब देखिए उनके पास था कि बिल्कुल जो कैपेबिलिटी 60% भी है इसको बिल्कुल ख़त्म करें, और ताकि बिल्कुल ये जड़ से इस मामले को ख़त्म कर दिया जाए। देखिए नॉर्थ कोरिया ने 2017-18 में जब उन्होंने कहा कि हमारे पास ये वेपन हमने ग्रेड बना लिया है एंड वी कैन रीच द मेन लैंड, और विजिट करने पहुंच गए उससे मिलने, और उस वक्त उनके पास 2 या 3 डिवाइसेस थे, लेकिन क्रेडिबल था, उन्होंने उसका दिखाया, उनको सबूत दिया, और यूएस प्रेसिडेंट वहां पहुंच गए। तो अगर ये कोई ऐसा सबूत दिखाते तो अमेरिका जरूरत नहीं कर सकता था इनके पास ऐसा अटैक करने का। अब इनके पास कोई चारा नहीं। देखिए इस रजीम के पास अगर ये डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, और अमेरिका ने और आप तो लेकिन कह रहे हैं ना कि अमेरिकन इंटरेस्ट पे अटैक करें, अटैक कैसे करेंगे? उसके लिए भी तो आपके पास इक्विपमेंट, हथियार होने चाहिए। तो फिर आप देखें, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपने सब कुछ अपने क्यों अटैक करवाया? न्यूक्लियर फैसिलिटी भी खत्म करा दी, अवाम का भी नुकसान मटाया, और कई आप जो है साल पीछे चले गए। अटैक की तो फिर भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। नदीम अफजल चंद साहब सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हमारे साथ। चंद साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ। सर ईरान के ऊपर जो हमला हुआ वो ये एक ऐसी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि पूरे रीजन की सिक्योरिटी एट स्टेक आ गई और पाकिस्तान की अपनी सिक्योरिटी को खदशात लाक हो गए। आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? देखिए जी नदीम भाई, आज बिलावल साहब ने जो स्पीच भी किया, उन्होंने कहा यमन, लेबनान और सीरिया के बाद फिर ईरान, और अगर इसको अब भी ना रोका तो फिर अगली बारी फिर कर हमें भी कोई रोकने वाला नहीं होगा, हमारे लिए भी कोई बोलने वाला भी नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है और हमें इस खित्ते में अमन के लिए अपनी कोशिशें लानी पड़ेगी। और जो एग्रेशन है, हमारा मौक़िफ़ शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके आज तक फ़लस्तीन के लिए बड़ा वाज़िया मौक़िफ़ है। और इस वक्त जो गज़ा में हज़ारों लाखों बच्चे मरे हैं, तो मैं तो ईरान हूँ को पता नहीं हम इसके ऊपर ज़िग-ज़ैग या ये वो बात करने की हमें क्या गुंजाइश ही नहीं है। और इस वक्त जो ईरान के साथ जो हुआ है, ये क्या करना चाहिए पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान को अपने सफारती लिहाज से और बाहर लिहाज से मैं समझता हूँ ईरान की सपोर्ट करनी चाहिए और खुल के करनी चाहिए। और उम्मत मुस्लिमा को OIC के ज़रिए फ़ोरम, प्रॉपर जो फ़ोरम्स हैं उस पर अपना, पाकिस्तान इस रीजन में एक अहम मुल्क है और पाकिस्तान को इतना अल्लाह के फजल करम से ना कोई कमज़ोर मुल्क है, ना हमारी अहमियत को इतनी थोड़ी है। अच्छा चंद साहब, पाकिस्तान 26 करोड़ का ये मुल्क है, सफारती लिहाज से पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन एक सूरत हाल है कि अमेरिका आपके मुकाबले में खड़ा है। तो इस रीजन के अंदर टर्की को, सऊदी अरब को, पाकिस्तान को और चीन को मिलकर एक पोजीशन इख्तियार करनी पड़ेगी। लेकिन मैं समझता हूँ बिल्कुल OIC बड़ा फोरम है और बड़े फोरम्स हैं हमारे लिए। मैं समझता हूँ चाइना के साथ यकीनन हमारी गवर्नमेंट कर भी रही होगी, और इस वक्त रशिया, चाइना, उनके साथ मिल के, तुर्की के साथ मिल के खित्ते में, जैसे आर्मी चीफ हमारे और अभी वाइस प्राइम मिनिस्टर जो हमारे गए हैं तुर्की में, तो कर रहे होंगे। अगर जो कभी कौम को इत्मीनान में भी लेना चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं जो आम आदमी को बताने वाली नहीं होती हैं, जो बताने वाली होती हैं वो थ्रू पार्लियामेंट मैं समझता हूँ हमारे फॉरेन मिनिस्टर को अपनी कौम को इत्मीनान में लेनी चाहिए। कौम में बड़ी मायूसी फैली हुई है कि इस तरह हमारे खित्ते में हम बच्चे, मासूम बच्चे मरते रहे, हम चुप करके बैठे रहे। अब ईरान में, सीरिया में, हर जगह पे जो कुछ हो रहा है हमारे पड़ोस में, तो पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है अवाम को बताना पड़ेगा। एक बड़ा क्लियर हमने मज़म्मत की है, लेकिन सिर्फ मज़म्मतों से काम नहीं चलेगा। थोड़ी सी एफर्ट्स आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि सबका ट्रैक रिकॉर्ड भी लोग देखते हैं ना। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त बड़ी आज जो बिलावल साहब की पोजीशन है, उस यही पोजीशन लेनी पड़ेगी। और उसको उन्होंने खुल के बताया कि ये हम बहुत जंग के, देखिए हमारे पड़ोस में जंग आ गई ना जी, तो पड़ोसी की आग बुझाना अगर आप नहीं बुझाएंगे तो खुदा न खासा फिर आग तो वो लगेगी। एयर कमांडर खालिद साहब, आपसे मैं वो ये सवाल दोहरा रहा हूँ। मैं पिछले कई दिनों से
कई कई लोगों के साथ ये सवाल पूछ चुका हूँ, आज ऑन एयर चाहता हूँ इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करी जाए, क्योंकि एक के बाद एक मुस्लिम मुल्क जो है वो अगर इसी तरीके से गिरता रहे तो ब्रेक नहीं लगेगी, आपको एक रीजनल सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। चाइना के पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, पाकिस्तान उस टेक्नोलॉजी से बहुत कुछ बना सकता है। हमारे पास वसाइल नहीं है, अरब दुनिया के पास वसाइल मौजूद हैं, तो वो वसाइल दे सकते हैं, हम हथियार बना सकते हैं। तो आपको एक रीजनल सोल्यूशन जो है वो अगले 4-5 साल का 10 साल का खाका जहन में रखते हुए आज से उसके ऊपर काम शुरू करना पड़ेगा, जिसमें टर्की, सऊदी अरेबिया, कतर, इवन यूएई अगर वो विलिंग हो, पाकिस्तान और चाइना उसके हिस्सेदार होने चाहिए। बहुत शुक्रिया मलिक साहब मुझे इनवाइट करने का। देखिए बड़ा अच्छा, मुझे सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है जितने मुल्क आप नाम ले रहे हैं और ये इकट्ठे हो जाएं और ये बना रहे हैं, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि क्राइटेरिया क्या होता है और बाइंडिंग या ऑब्लिगेशंस या मोटिवेशन क्या होती है इस तरह के प्रोजेक्ट्स की। देखिए मुल्क वो इकट्ठे आ सकते हैं जिनकी वेस्ट पर और अमेरिका पर खासतौर पर डिपेंडेंसी कम हो। अगर आपने किसी वजह से कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है ऑन वन फ्रंट, चाहे वो इकोनॉमिक ट्रेड हो, चाहे सोशल हो, चाहे गवर्नर्स, गुड गवर्नर्स और बैड गवर्नर्स हो, व्हाटएवर, किंगशिप हो, मोनार्की हो, जिस सेंस में भी आपने कहीं ना कहीं अगर अमेरिका ने आपको लेट लेट द हुक किया हुआ है, तो फिर आप इस हद तक नहीं जाते कि आप अपने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करें, प्लान ऐसे बनाने शुरू कर दें जिनकी इंडिजीनियस आप एफर्ट शुरू कर दें, आप एक किस्म की पोजीशन में चले जाएं, सॉवरेनिटी में आपको बूस्टर मिल जाए आपको। तो उस अभी आप देखें जितने मुल्क ताउन कर रहे हैं जो डेवलपिंग मुल्क हैं, और खासतौर पर अगर मुसलमान मुल्क है, वो कौन से हैं? एक पाकिस्तान और एक तुर्की है। कोई और मुल्क है तो मुझे बताएं। वो इसलिए नहीं है, तुर्की की भी रिलेटिवली डिपेंडेंस कम, बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। पाकिस्तान की भी इसी तरह डिपेंडेंस बहुत कम है। सॉवरेनिटी उनकी भी, उनको भी बड़ी अजीज है, पाकिस्तान को भी बड़ी अजीज है। तो ये कॉम्बिनेशन है। नंबर वन, आपको अपनी आजादी और सॉवरेनिटी नंबर वन होनी चाहिए। नंबर टू, आपकी एक ईगो या प्राइड होना चाहिए जिसके तहत आप इंडिजीनियस बनाना चाहें। नंबर थ्री, आपके ऊपर होना चाहिए कि आपके ऊपर दूसरों की ऑब्लिगेशन कितनी है। आया आप दूसरों के एहसानों तले इतने दबे हुए हैं कि जो ही आप ऐसी इनिशिएटिव लेंगे तो आपको डांट पड़ेगी और उसके बाद आप कहेंगे नहीं नहीं हम तो मजाक कर रहे थे। ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो सॉवरेनिटी नंबर वन है। अगर कहीं कॉम्प्रोमाइज है, आपके प्रिंसिपल, आपके नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हुए हुए हैं, या आपकी सर्वाइवल इटसेल्फ उनके ऊपर डिपेंडेंट है, तो फिर इस तरह की एक कमरों विश लिस्ट साहब, तो बड़ी ये अच्छी बन मुल्क सकती है। जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, टर्की, सऊदी अरब, कतर, ये अगर इस पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलके इस सिनारियों पे नहीं आते तो इनमें से बेशतर, जितना मर्जी मेरे लिए वो काबिल एहतराम है और हमारे दिलों के करीब है, उनको अपने आप को सॉवरन बरकरार रखना एक चैलेंज बन जाएगा। आपने अरब स्प्रिंग के ज़माने में देख लिया है कि वो हफ्तों के अंदर काया पलट हो जाती थी, और अमेरिका के लिए रजीम चेंज ये बिल्कुल एक अनहोनी चीज़ नहीं। अभी वो ईरान को कह रहे हैं कि वो न्यूक्लियर वाली चीज़ से हटे हैं, तो अब वो रजीम चेंज पे ट्रंप इंतजामिया शुरू हो गई है। तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट नेक्स्ट स्टेप के लिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर ये आई समझेंगे, ये आज नहीं तो कल ये बारी आएगी। आई टोटली एग्री विद यू मलिक साहब। देखिए, लेकिन मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि सॉवरेनिटी की और इंडिपेंडेंस की भी तो डेफिनेशन वेरी करती है ना। मसला ये है हमारे एरियाज में, आप उन मुल्कों से जिनका आप नाम लेके पूछें, उनसे पूछें आर यू नॉट सॉवरेन, तो वो कहेंगे एब्सोल्युटली सॉवरेन। तो डेफिनेशन तो हर एक ने अपनी अपनी डिफाइन करनी है। विल और डिटर्मिनेशन भी अपनी अपनी डिफाइन करनी है, और उसके बाद जब आप डिसाइड करते हैं तो फिर आपकी कैपेबिलिटी डेवलपमेंट की तरफ फोकस होता है। पाकिस्तान क्यों नहीं कर पा रहा, पाकिस्तान क्यों नहीं प्रेशर लेता किसी का? हमें सॉवरेनिटी भी अजीज है, हमें डिटर्मिनेशन भी चाहिए, हमारी स्किल भी है, और हमारा रिजॉल्व तो है ही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी जब कॉम्बिनेशन होती है, हम ये ड्रोन जितने हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, JF-17 थंडर है, हमने पिछले तकरीबन 5 सालों में एयरफोर्स में 19 न्यू इंडक्शन किए हैं, 19, जिसके अंदर HQ-9B मिसाइल्स भी है, जिसके थ्रू हमने एक मिसाइल से जहाज मारा है हिंदुस्तान का। तो कौन करने देता है आपको जब तक आप डिटर्मिनेशन सॉवरेन ना हो और इंडिजीनियस डेवलप करने की कोशिश ना करें। JF-17 थंडर ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 तक चले गए हैं हम, एक इसी वजह से कि एक वी डू नॉट कम टू प्रेशर सो इजीली। और वो उसके लिए जरूरी होता है कि आपका रिजॉल्व हो, आपकी डिटर्मिनेशन हो, जैसे मैंने अर्ज किया। अगर आप अदरवाइज कॉम्प्रोमाइज है, जिन ग्राउंड्स का मैंने पहले जिक्र किया, तो फिर ऑफिशियली जरूर आप अनाउंस करेंगे कि हमसे ज्यादा आजाद मुल्क कोई नहीं है। लेकिन जिस दिन आप ज्वाइन करने लगेंगे, तो कितने मुल्कों ने ईरान से पेट्रोल खरीदा है, ऑयल खरीदा है, क्योंकि थ्रेट किया गया था कि जो खरीदेगा वो भी उतना ही बुरा मुल्क गिना जाएगा। तो अब ईरान के साथ अगर इन मुल्कों की या किसी और मुल्क की, थर्ड फोर्थ फिफ्थ मुल्क की कोई डायरेक्ट एनिमिटी नहीं है, अगर या क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, उसको भी बुली किया जाता है ना आपके सामने। और सिवाय चाइना के
जो 20% डिस्काउंट के साथ ले रहा है, उसी वजह से कि उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है ईरान को कि शुक्र है कोई तो इंपोर्ट करने वाला हमसे ले रहा है। और चाइना क्योंकि साइज में बहुत बड़ा है, बुली नहीं हो सकता, कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, वो 20% डिस्काउंट पर ऑयल ले रहा है ईरान से। और कितने मुल्क ले रहे हैं ऑफिशियली, इसी वजह से नहीं ले पा रहे क्योंकि जाहिर है क्लैश ऑफ इंटरेस्ट जिन जो भी मुल्कों का अमेरिका मैं के साथ नाम ले रहा हूँ करता सर, है। सऊदी अरब और कतर, उसको तेल नहीं चाहिए। तो हमें, मैं जनरल तारिक साहब से भी इस पर सवाल पूछना चाहूँगा। बात सही कर रहे हैं कमोडर साहब, बात गलत नहीं कर रहे, क्योंकि जहाँ बादशाही निज़ाम हो तो सबसे पहले आपको बादशाहियत बचानी आ जाती है। लेकिन इस वक्त तो सालमियत मुल्क ही एट स्टेक्स है ना, और ये नहीं हो सकता कि आप सोचें कि ईरान को मार लिया, लीबिया को मार लिया, यमन को मार लिया, सीरिया को मार लिया तो आपकी बारी नहीं आनी, ये खाम ख्याली होगी। मेरी उस पर टेक ये है, देखें कि जैसे मैंने आपको नॉर्थ कोरिया की मिसाल दी, तो नॉर्थ कोरिया से अमेरिका ने जो सुलह की तो कितने मुल्क उसके साथ थे। तो पाकिस्तान जो है वो अपनी नॉर्थ कोरिया ने डिवाइस टेस्ट की, तो ये सारे डिवाइस टेस्ट तो नहीं कर सकते। जी सर, तो पाकिस्तान के पास तो दुनिया मानती है कि इस्टेब्लिश न्यूक्लियर पावर, वो तो हम तो हैं, बाकी क्या करें। अच्छा मैं बताता हूँ ना आपको। तो अब देखिए हर मुल्क अपनी नेशनल इंटरेस्ट से के तहत बात करता है। मैं एक दफ़ा रैंड कॉरपोरेशन में विजिट पे, जब एनडीजो में फैकल्टी पे था, गया हुआ था, तो वहाँ बातचीत चल रही थी, एकेडमिक डिस्कशन होती है। तो उन्होंने कहा कि जितनी मनाक्स हैं जहाँ किंगशिप है मिडल ईस्ट में, हमें सूट करती है। वैसे हम प्रमोट करते हैं, प्रमोट डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल लॉज, बट हमें डिक्टेटर्स जो होते हैं या मोनार्क जो होते हैं उनसे डील करने में बड़ी आसानी होती है, बिकॉज हम एक बंदे से डील करते हैं। जहाँ डेमोक्रेसी है, जहाँ आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेनी पड़े, वहाँ हमें प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अमेरिका की अपनी नेशनल इंटरेस्ट है। जहाँ तक पाकिस्तान का देखिए अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा हुआ है। इसराइल आज अमेरिका सपोर्ट हटा दे, ईरान उसको दिनों में तबाह कर देगा, उसको अभी भी इतनी कैपेबिलिटी है। अमेरिका अगर साथ ना मिलता तो ये सिचुएशन जो हम ईरान की आज देख रहे हैं वो ना होती। हमारे साथ चाइना खड़ा हुआ है, हमारी जितनी वॉर्स हुई इंडिया के साथ, हमारी कैपेबिलिटी इंडिया स्पेसिफिक है। 65 की ले लें, 71 की ले लें, अभी मार का हक ले लें, चाइना हमारे साथ खड़ा हुआ था। कोई दुनिया पाकिस्तान को अंडरमाइन, मैं समझता हूँ, दिल से मैं कह रहा हूँ, वो नहीं कर सकती। अगर किसी ने किया, जैसे हमने रिजॉल्व इंडिया के साथ दिखाया, हम उसे दिखाएंगे। बाकी देखिए मुस्लिम उम्मा और जैसे हमारे हमसाये में है, आग हम तक भी आ सकती है। इसके तहत हमें एक स्टांस लेना होगा, हमें उसकी तैयारी करनी होगी। अब देखिए ईरान से हम 16-17 रुपए पेट्रोल क्यों नहीं ले रहे? हमारे भी स्मगल होके आते हैं ना। हमें इतनी सख्त होनी चाहिए कि अमेरिका को बता सकें कि भाई या तो हमारे कर्जे माफ करो और या हम इनसे तेल ले रहे हैं, बिकॉज हमारी इकॉनमी इस स्टेज पे आपने पहुंचा दी है। तो यहाँ नेशनल कौमें जो होती है खुददार, और उनके लीडर जो होते हैं उनमें ये जरूरत होती है लाइक कायदे आजम कि वो बातचीत फोर्स से करते हैं, कन्विक्शन से करते हैं, और जहां नेशनल इंटरेस्ट आ जाती है उसमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। मेरा ख्याल समझता हूँ हमारी नेशनल इंटरेस्ट में है कि ईरान से बिल्कुल हम तेल लें, और जहां से हमें एक चीज फायदा पाकिस्तान का होता है हमें वो करना चाहिए। अगर हमें को अंडरमाइन करने की कोशिश करता है, हमें उसको रिजॉल्व दिखाना चाहिए। देखिए हमारे तल्लुकात सऊदी अरब से भी आइडियल हैं, हमारे तल्लुकात टर्की से भी बहुत आइडियल है, इस वक्त हमारे तल्लुकात अमेरिका से भी। क्या हमारा ये टर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान, चाइना ये मिलकर कोई सिक्योरिटी अलायंस बना सकते हैं? बिल्कुल, वो हम उसी तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। देखिए कैसे जा रहे हैं, आपको कैसे लगता है? मैं देखिए हम एससीओ के मेंबर हैं। एससीओ डिफरेंट फोरम, उसके बाद देखें उसमें एससीओ में और ब्रिक्स के मेंबर हैं, बनने जा रहे हैं या बनना चाहते हैं, बने नहीं है अभी, लेकिन सऊदी अरबिया बन चुका है, ईरान उसमें आ गया है, टर्की उसमें आ गया है, तो रशिया पहले से उसका मेंबर है। जैसे ये इंडिया डिफाइंस दिखा रहा है ना, एससीओ ने जो पास किया रेजोल्यूशन ईरान के सपोर्ट में, तो इंडिया उससे अलग हो गया कि जी हम इसके साथ नहीं हैं। तो इंडिया एक्सपोज होता जा रहा है कि जहां पे प्रिंसिपल स्टैंड लेते हैं, ये जितनी तंजीमें हैं उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और मैंने ऐसी रिपोर्ट्स भी देखी हैं कि वो ये कह रहे हैं कि इंडिया को ब्लॉक से निकाला जाए और पाकिस्तान को एंटर किया जाए। तो ये ब्लॉक बनने जा रहा है। देखिए रशिया जो सिक्योरिटी की आपकी चैलेंज है, और वही चैलेंज आपका आपसे बढ़कर सऊदी अरब को और टर्की को है, तो क्या ये मुल्क इतने तवाना नहीं है कि मिल जाए आपस में? चाइना के साथ आपके खड़ा होगा, चाइना के अपने मफादात है, इसलिए नहीं कि चाइना को आपसे बहुत शदीद मोहब्बत हो गई है, इसलिए कि उसका अपना इस रीजन के अंदर इंटरेस्ट है। देखिए जी, मैं अपने किसी ब्रादर मुल्क के बारे में कमेंट्स नहीं करना चाहता, क्योंकि फिर मसाइल बनते हैं। पता आपको भी है कौन कितनी सावरन है, कौन कितना नहीं है। मैं एयर कमोडोर्स की बात से इतफाक़ करूँगा। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटम बम बनाने की गलती की, और क्या किया हमने? इंटरनेट के कहने पे हमने फांसी लगा दिया। डॉक्टर कदीर खान के साथ हमने क्या किया, उसके बाद हमने क्या क्या जुल्म किए हैं। मैं कहता हूँ ये जेन्युइन जमहूरियत का ना होना, सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी पे कंप्रोमाइज़ हम करते रहे हैं, यकीनन उसी के नताज हम भुगते हैं। उसी हम लीडरशिप का कैद इसीलिए आता है। आज
सिवाय बिलावल साहब के मुझे कोई एक लीडर बता दें जिसने खुल के पार्लियामान में कोई ऐसी बात की हो। या हम इलामिये जारी करते हैं, उसमें भी बड़े नाप तोल के लफ्ज़ लिखे जाते हैं। तो यकीनन मजबूरियां हमारी हैं, क्योंकि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, हमारे आज़ादी नहीं है। हम जमहूर के साथ हमारा डिसकनेक्शन है, अपनी जमहूर के साथ, अपनी आवाम के साथ। अशराफी या सरमायादाराना निज़ाम है दुनिया में, और उसी सरमायादाराना निज़ाम की हम भीड़ चढ़ रहे हैं। अशराफी हमारा उस क्लब का मेंबर है। ये हकीकतें हैं। कौम को हम हकीकतें सच्ची सारी बता भी नहीं सकते, बताएं तो फिर ज़िंदा रहना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि हम प्यादे हैं। जेनुअन लीडर जिसने भी आपके मुल्क में, जिसने भी आपको कौम को जगाने की या कौम के लिए कोई ऐसा काम करेगी, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बना दिया गया। आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो, डॉक्टर ए.क्यू खान का नाम लिया, तो आपके ख्याल में दोनों को निशाना बनाने में वो इंटरनेशनल पावर्स का दखल था कि उन्होंने 100 से ज़्यादा किताबें लिखी पड़ी हैं। आपने मेरे से ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं, आप मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आप बेहतर जानते हैं, आप चीज़ों को बेहतर बयान करते हैं। जनरल साहब मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, एयर कपूर साहब। ये हकीकतें हैं। और आज भी आपके पड़ोस में आग आ गई, हम अभी भी वो यकीनन हमारी कौम जो है वो नहीं चाहती कि हम कूफे वाला किरदार अदा करें। और हमारा सच्ची बात है अब पब्लिक की, लेकिन पब्लिक क्या कर सकती है? हम कूफे वाला किरदार क्यों अदा करें? हम तो इस कौम की सलामती के लिए पूरे 25 करोड़ में से हर एक शख्स अपनी जान कोई ना कोई जिंदगी में स्टेप लेना पड़ता है, जहां आपको सॉवरेनिटी, फिर आपकी इंटेग्रिटी जो है वो नुमायां होके आती है। ज़िंदगी में ऐसे स्टेप, कौमों की ज़िंदगी में, लीडरों की ज़िंदगी में ऐसे स्टेप आते हैं। आपके ख्याल में वो स्टेज आ गई है कि? मेरे ख्याल में तो अब खासा इससे आगे क्या है। पहले अफगान वार आपने लड़के देख लिया, आपने जो कुछ हुआ हमारे मुल्क के साथ, किसी और की जंग हम लड़ते रहे डॉलरों के लिए। 2 दफ़ा इत्तेहादी बन के आपने दोनों दफ़ा डॉलरों के लिए $18 बिलियन तो एक दफ़ा अगलों ने आपने से मांग भी लिए ना, आपको बता भी दिए कि आपने हमारे $18 बिलियन हमने आपको दिए। एम तो नहीं किताबों में कॉन्डोलीज़ा राइस और उन्होंने लिखा है। तो सर वो 18 दे के हमारा 80 का नुकसान करके गए थे। हमारा तो इतना नुकसान हुआ है कि हम पता नहीं कितने सदियां भुगतेंगे वो नुकसान। हमारे इतने जवान शहीद हुए हमारे, लेकिन लोगों ने, अशराफिया ने शुगर मिलें भी लगाई, अशराफिया ने उससे बिलियनर्स बन गए। छोटे छोटे लोग थे, अरबपति खरबपति भी उसी जंग से ही बने हैं ना। बड़े बड़े मौलवी आलम, बड़े बड़े दुनियावी, बड़े बड़े ओहदे, सरकारी ओहदों वाले, जिनकी नस्लों की आज 10-10 शुगर मिले होंगी, वो उसी जंग की पैदावार है ना। कौम को बताया ना कि आपने कितने कूफियों के किरदार अदा किए हैं। अच्छा, ये 2 जो अमेरिका के साथ हमारे अलायंसेस थे, वैसे तो सीटो सेंटो माजी में भी रहा है, लेकिन मैं ब्रेक से वापसी पे आपसे इसका कमोडोर साहब पूछूंगा। जहाद अफगानिस्तान के दिनों में हम इन्हीं जहादियों को हीरो बनाकर पेश करते थे, फिर 9/11 के बाद उन्हीं जहादियों को दहशतगर्द बनाकर पेश करते थे। दोनों दफ़ा सज़ा हमने पाई है। उन जहादियों ने यहाँ जैश, लश्कर, सिपाह बनाई, जिनका वो हमने 70s-80s में सपोर्ट किया था। 9/11 के बाद जिनके खिलाफ हम बरसरे पे कार हुए, उन्होंने यहाँ TTP और BLS बनाई। दोनों दफ़ा तो दुश्मनों ने हमें मारा, और हमारे जो एलाइज थे, मेजर नॉन नेटो एलाई, उन्होंने भी हम पे इल्ज़ाम भी लगाया। कहीं दाइश खड़ी हो गई हमारे बॉर्डर के ऊपर। तो हमने क्या पाया पाकिस्तान ने? कभी इसका जायज़ा लेना चाहिए। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे इस पर बात करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। एयर कमोडोर साहब, पाकिस्तान और ये पूरा ख़ित्ता, मैंने वो पाकिस्तान की अमेरिका से इत्तेहादों की मिसालें दी थी, क्योंकि जहाद अफ़गानिस्तान के दिनों में भी और अभी 9/11 के बाद भी दोनों दफ़ा जो हमारी इंगेजमेंट थी, मेजर नॉन नेटो एलाई बन गए थे। उसके बाद हमारे ऊपर पहली दफ़ा सैंक्शंस लग गई थी, दूसरी दफ़ा हमने ये सारी दहशतगर्द हमले भुगत रहे हैं, बम धमाके भुगत रहे हैं। हमारे पास कुछ स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि अपना दिफा कैसे मजबूत करना है और अब पाकिस्तान की बका को कैसे यकीनी बनाना है। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं तो उस ज़माने में एयरफोर्स में नौजवान पायलट या अफसर था। तो उस ज़माने में F-16 आए थे 1982 में, और वो भी वही जहाद अफगानिस्तान और उसके लिए सिलसिले में हमें दिए गए थे। और उस वक्त तक अमेरिकन सदर सर्टिफिकेट देते रहे हमारे हुकूमत के बारे में कि हम न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन या इस तरह के किसी प्रोग्राम में शामिल नहीं है। उसके तहत सर्टिफाई करते रहे। 1989 में सोवियत यूनियन विदड्रॉ कर गया और फिर 92 में टूट गया। तो उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट ने फौरन हमें वो सर्टिफिकेट नहीं दिया और हमारे स्पेयर पार्ट्स बंद कर दिए, हमारे पास सैंक्शन लग गई।
जो एडिशनल F-16 हम जिसके पैसे दे चुके थे अमेरिका को, हमें ना सिर्फ होल्ड कर लिया गया बल्कि उसके कहा कि उसके बदले में गंदम ले लें, और जो स्टोरेज के चार्जेस हैं F-16 खड़े करने के वो भी पाकिस्तान देगा। तो ये दुनिया तो इसी तरह चलती है, अपनी नेशनल इंटरेस्ट के साथ वो कॉम्प्रोमाइज होते रहते हैं। और मैं शुरू से बात कर रहा हूँ यही कि जब नेशनल इंटरेस्ट नहीं होती तो वो ऑब्वियसली एक डिफरेंट आपको व्यू करते हैं। जहां तक आपकी बात ठीक है कि जब बहुत ज्यादा लोग इनसिक्योर हों, उनकी अपनी नेशनल इंटरेस्ट ये डेफिनेटली होनी चाहिए कि हम अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे से कोलैबोरेशन करें। लेकिन जब तक वो कोलैबोरेशन की स्टेज पर पहुंचते हैं, दुनिया कहीं और एक्सपेक्ट आपसे प्रेशर एक्सर्ट कर देती है किसी न किसी तरीके का। पाकिस्तान ने भी, जो मैं शुरू से आपसे कह रहा था कि जो टेक्नोलॉजी चाइना से ली है, क्योंकि ऑब्वियसली चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है, उसको बुली करना आसान नहीं है। हम जब JF-17 थंडर बना रहे थे, ये मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि हमें बहुत मुश्किलात पेश आई थी वेस्ट से इक्विपमेंट खरीदते हुए रेडार वार्निंग खरीदते हुए, रेडार इटसेल्फ खरीदते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हुए, फायर कंट्रोल सिस्टम हमने खरीद रहे थे, और बहुत सारी चीजें जब हम खरीदना चाहते थे वेस्ट से, ऑलमोस्ट डील होने के बाद वो मुल्क बैकआउट कर जाते थे क्योंकि प्रेशर एक्सर्ट होता था कि कहीं पाकिस्तान अपना फाइटर जहाज ना बना ले। जैसे मैंने कहा, जैसे आप शुरू से कह रहे हैं, इट इज इजियर सेड देन डन। ये कहना आसान है कि इंडिजीनियस हो जाएं, हम सॉवरेन हो जाएं, हम एक कोलैबोरेशन कर लें, एक जॉइंट वेंचर कर लें। लेकिन एक JF-17 तो मैं अपने सामने देखता आया हूं कि वो जब बनने, जहां पे हमारी डील होती थी, कुछ अरसे बाद वो मुल्क बैकआउट कर जाता था प्रेशर की वजह से, क्योंकि दुनिया नहीं चाहती थी कि हम एक इंडिजीनियस अपना फाइटर जहाज बना लें। अल्हम्दुलिल्लाह, फिर वही वाली बात जो मैं पहले से कहता आया हूं कि आपका रिजॉल्व हो, रेजिलियंस हो, और आपके अंदर कोई ऐसा वजह ना हो जिसके ऊपर आपको बुली किया जा सके, तो फिर आप खड़े हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हो गए, तो आज आपके सामने लेटेस्ट जहाज हम उड़ा रहे हैं। दूसरी तरफ चाइना इंडिया का देख ले, तेजास उन्होंने जहाज बनाना चाहा था 1985 में, हमने 95 में JF-17 थंडर सोचा था। आज हमारी जंग में इंडिजीनियस होने की वजह से, जब आप सॉवरेन होते हैं, तो तेजस से मुकाबला इसलिए कर लें कि उनके पास 2 स्क्वाड्रन थे, इस वक्त 40 के करीब जहाज थे, और वो भी तकरीबन श्रीलंका के बॉर्डर के पास इस जंग में उड़ते रहे, वो जंग में ला ही नहीं गए। दूसरी तरफ हमारे पास 200 JF-17 थंडर थे, वो उन्होंने भरपूर जंग में हिस्सा लिया। तो ये सॉवरेनिटी पे बैक भी करती है ना, जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रिजल्ट भी दिखाती है। 200 जहाज वैसे तो नहीं, हमारा हमें तो बहुत अरसे से जहाजों की सप्लाई बंद है, सिवाय चाइना के कोई अगर जहाज ही नहीं हमें दे आपको, रहा। मैं टर्की और सऊदी अरब का नाम ले रहा हूँ या कतर का नाम लेता हूँ, तो अगर ये मुल्क आपके साथ किसी हद तक मावनत करने पे आमादा हो जाए, तो वहाँ उनके पास लिक्विडिटी बहुत है। अगर आप यही चीज़ें तैयार करेंगे तो आपका इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल आना शुरू हो जाएंगी, आपकी मार्केट बड़ी हो जाएगी और उनका दिफा मजबूत हो जाएगा। आपको इस पर काम करना चाहिए, जितना मर्जी मुश्किल है, इस चैलेंज से निपटेंगे तो वो भी महफूज होंगे और हम भी तगड़े होंगे। मलिक साहब, ये हिस्ट्री आज की नहीं है। आप जब पाकिस्तान एयरफोर्स बहुत साल पहले अर्ली 70s में इन सारे मुल्कों का, इनके अलावा आप जॉर्डन, ईरान, सीरिया, लीबिया, इन सारे मुल्कों के पायलट्स और टेक्नीशियंस को ट्रेनिंग देती रही है। मैं खुद भी इंस्ट्रक्टर रहा हूँ इस एकेडमी में, और मैं खुद ट्रेनिंग देता रहा हूँ इनके मुल्क के कैडेट्स को। यानी इन मुल्कों की हमारी तरफ एक इंक्लिनेशन बहुत जबरदस्त थी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं इंस्ट्रक्टर ईरानी पायलट्स का भी रहा हूँ। तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि इतनी क्लोज हम, एक तो कोलैबोरेशन थी, और इतने डाइवर्सिफाइड मुल्कों के। और मजे की आपको बात बताऊं कि ईरानी और इराकी दोनों कैडेट्स को हम ट्रेन कर रहे थे जब ये आपस में जंग लड़ रहे थे। तो जिसका मतलब है कि पाकिस्तान पर कितना ज्यादा ट्रस्ट होगा इन दोनों मुल्कों का कि वो आपस में जंग लड़ रहे हैं और दोनों के पायलट यहाँ हमारे पास ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो जब आप, हमारा हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त है और प्राउड है एक किस्म का कि हम ट्रेनिंग देते रहे हैं। बहुत सालों तक हमारे पायलट्स, इंजीनियर्स, एयर डिफेंस कंट्रोलर्स इन मुल्कों में डेपुटेशन पर जाते रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स से। वो क्या था बेसिकली, एक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस था हमारे, हमारी कैपेबिलिटी पे उनका। उनके यहाँ कभी नहीं आए उस सेंस में कि मैं हमें ट्रेन करने आए हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये आइडिया भी बहुत अच्छा है, डुएबल भी है। सिर्फ एक एलिमेंट ऑफ एक सॉवरेनिटी की फील आनी चाहिए और एक रिजॉल्व पैदा होना चाहिए मुल्कों में। कॉन्सेप्ट मैं बिल्कुल आपका ना निगेट कर रहा हूँ किसी स्टेज पे, ना इसमें कोई मुझे एक भी नेगेटिव शेड नजर आ रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमारा प्राउड पास रहा है, हमारे पे लोगों ने ट्रस्ट किया है, पूरी दुनिया ने। अभी चांद साहब और जनरल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि लोग हम पे, अब हम एक न्यूक्लियर पावर है, हम हमें रिकग्नाइज करती है। और पीछे अभी जो मई वाला कॉन्फ्लिक्ट हुआ, हिंदुस्तान तो चाहता था कि हम लीस्ट रेलेवेंट से इररेलेवेंट हो जाएं। जो उनका ख्याल ये था कि हम ऑलमोस्ट इररेलेवेंट कर दिया जाएगा, वो अल्लाह ताला ने आपको लीस्ट और इररेलेवेंट उठाकर दोबारा रेलेवेंट कर दिया। बिकॉज जब आपने जंग में जो हिंदुस्तान से किया है, पावर टॉक्स टू पावर, ये आप नोट करें। पूरी दुनिया आपको बुला रही है, आपसे बातचीत करना चाह रही है, आपसे सीखना चाह रही है कि आपने लड़ाई कैसे की। और दूसरी आप एक और चीज देखें भाई साहब, विक्ट्री हैज वैल्यू। दुनिया में जब आप जीतते हैं ना, तो आपकी वैल्यू बढ़ती है, लोग आपसे सुलह करना चाहते हैं। चांद साहब का इलाके से जाके पूछा कि जब बड़ा आदमी होता है ना, उससे लोग कहते हैं यार इससे यारी दोस्ती का कमाल ही और अपना है, प्राइड फील करते हैं।
तो ये एक नेचुरल ह्यूमन फिनोमेना है। जो जो विक्टर्स होते हैं उनके साथ लोग कनेक्ट करना चाहते हैं। अब पाकिस्तान की पोजीशन है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इसको आइडिया को सपोर्ट थोड़ा आगे बढ़ाएं इसको, टाइम पाकिस्तान थोड़ा की रह जाएगा। जनरल तारिक साहब, जो अभी ये जो एयर कमोडोर साहब ने बात की उसकी एक रिफ्लेक्शन अभी ईद पे थी। ईद के दिनों में सऊदी अरब की दावत के ऊपर हमारे आर्मी चीफ भी और प्राइम मिनिस्टर भी मोहम्मद बिन सलमान के साथ ईद वाले दिन वहाँ बैठे हुए थे। तो आपकी यही पावर जो है, आपकी यही जो कनेक्टिविटी है, अगले स्टेप की तरफ आपको ले जा सकती है। अगर आप काम करें तो रास्ता आगे खुल सकता है। देखिए, मैंने खुद सऊदी और बाहमी मुफाद है सबका। देखिए, सऊदी अरेबिया और हम जो है ना, हम यकजान दो कालब हैं। मैंने एज ए कैप्टन सऊदी अरेबिया की यूनिफॉर्म पहनी है, मैं उनके साथ उनके कैंट्स में रहा हूँ। अभी पाकिस्तानी फौज है सऊदी अरब में, और उन्हीं के साथ हम खाते पीते थे, उन्हीं के साथ हम ट्रेनिंग करते थे। और हमारी एक ड्यूटी थी, बाकायदा मंतका शुमाली अलगरबी है जो जॉर्डन के बॉर्डर के पास, उनका बहुत बड़ा एक एरिया हेडक्वार्टर था, मैंने वहाँ सर्विस की है, उनकी यूनिफॉर्म पहनी है। तो सऊदी अरबिया के साथ तो हमारी जो कोलैबोरेशन एक अल्टीमेट लेवल की है। मैं और चिश्ती साहब जैसे पैनल में बैठे हुए, हम दोनों वहाँ गए थे और उसमें टीम को हेड कर रहा था। हमने उनकी नेशनल डिफेंस कॉलेज की बुनियाद रखी है। पाकिस्तान के 4 थे, 2 ब्रिगेडियर, एक एयर कमांडोर और एक नेवी से कमांडोर थे। वी वर द फर्स्ट वन, हम वहाँ गए हैं। तो सऊदी अरबिया से तो हमारे तल्लुकात मिसाली हैं। फिर आपने कतर की बात की, मैं खुद डिफेंस प्रोडक्शन में मैं एडिशनल सेक्रेटरी रहा हूँ। हमारे उनके जो पायलट्स ट्रेंड हो रहे हैं, हमारे सुपर मशाक पे हो रहे हैं, हमने उनको दिए हुए हैं सुपर मशाक। टर्की के पायलट्स, हमारे जो फाइटर पायलट्स हैं, हमारे जहाज़ों पर ट्रेंड हो रहे हैं, उनके साथ हमारी बड़ी कोलैबोरेशन है। आपके अभी ड्रोन्स के, तो हमें ड्रोन्स का कोऑपरेशन टर्की उनके साथ है। देखें, तो हमने सिर्फ करना यह है कि अपनी गलतियों से सीखना है और लोगों की ओरिएंटेड पॉलिसीज बनानी है, उनको साथ मिलाना है, ताकि जब चैलेंज आए तो लोग आपके साथ खड़े हों। और पाकिस्तान जो है, जैसे मैंने कहा, उसकी जो कैपेबिलिटी है डिफेंस, हम गोली से लेके टैंक, आप दोजें, जहाज खुद बना रहे हैं, हमें किसी पर रिलायंट नहीं है। और देखिए, अमेरिका ने एक दिन पहले हमें कहा था मार्का हक में कि ये आप और इंडिया के बीच में है। देखिए, जब हमने अपनी झलक दिखाई, अपना मेटल प्रूव किया, हमारी सिर्फ फर्क ये था कि हमारे जो लीडर कमांडर कह रहे थे उन्होंने प्रूव किया। अब वक्त आ गया कि ईरान के लीडर कमांडर जो कहते रहे हैं उसको प्रूव करें। चंद साहब, एक ईरानियन सिचुएशन को देख के उनके हर गली महल्ले से जासूस निकला, जिससे उनके आर्मी चीफ की असैसिनेशन हुई, न्यूक्लियर प्रोग्राम के हेड की असैसिनेशन हुई, न्यूक्लियर साइंटिस्ट की गाड़ियों में बम लगा के उनकी असैसिनेशन की गई। तो वहाँ पे वल्नरेबिलिटी लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर है। जो सोसाइटी की तकसीम है उसने उनको बहुत डैमेज किया। तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखते हुए ये भी एक जहन में रखना चाहिए कि मुआशरती तकसीम इतनी नहीं होनी चाहिए कि आपको वो इंटरनली डैमेज करना शुरू साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि हमें देखें, आप जंगी लिहाज से, आप सामान के लिहाज से तो आप माशाल्लाह ठीक जा रहे हैं, लेकिन एक जंग है जो आपने लोगों के दिल और दिमाग भी जीतने हैं। जंगें कौमों के एतमाद से लड़ी जाती हैं और कौमों के एतमाद के लिए आप कौमों के साथ, हमें कौम को अपने मुखलस होना चाहिए और अशराफिया को, हमारे हुक्मरानों को अवाम के साथ मुखलस होना चाहिए। अवाम और हुक्मरानों के दरमियान डिसकनेक्शन है इस वक्त, इस डिसकनेक्शन को ख़त्म करना चाहिए। कैसे करें? डायलॉग करें अवाम के साथ, पॉलिटिकल जमातें आपस में डायलॉग करें, पॉलिटिकल लीडर्स आपस में डायलॉग करें, सोसाइटी के साथ डायलॉग करें, लोगों को विक्टिमाइज ना करें, लोगों के साथ मरम रखें, जासूस पैदा ना होने दें, अपने नेशनलिज्म को उजागर करें। हम नेशनलिज्म उजागर करने के लिए अपने दानश्वरों को, जो जेन्युइन दानश्वर, प्लांटेड नहीं या कंप्रोमाइज नहीं या नौकरीबाज दानश्वर नहीं, जो जेन्युइन दानश्वर है, आप समझते हैं, मेरे से बेहतर समझते हैं, उनको कहें कौमों की ज़हनी जो है ना वो करें, पुख्तगी उसकी रहनुमाई करें। अभी आपने जो एक बात कही ना, बिल्कुल लास्ट मिनट है, मुझे उस पर बहुत ज़्यादा इत्तेफाक है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान डायलॉग होना चाहिए। आप लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो आप आवाम की तर्जमानी नफरत कम करें, जिससे नफरत हम कम कर सकते हैं। सियासी जमातें इंटरेक्ट करें ताकि फासले कम। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दिल और दिमाग जीतने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नदीम अफजल चंद साहब, जनरल तारिक रशीद, कमोडोर खालिद चिश्ती साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।